अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ पे भी हैं खुश हैं, खैरियत से हैं और कामयाब हैं। जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो अपने सर्किल में, अपनी कम्युनिटी में शेयर करें। अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपकी स्टोरीज़ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अपनी स्टोरीज़ को भेजते रहें ताकि मैं इसी तरह कंटेंट को अपलोड करता रहूं। गाइस, आज की जो पहली स्टोरी है ये स्टोरी हमें आतिफ साहब ने भेजी है और इनका ताल्लुक रहीम यार खान से है। ये बताते हैं कि रहीम यार खान में ये लोग 2003 से और 2019 तक रहे थे और इस दौरानिए में इन्होंने मुतादिद घर चेंज किए थे और 2007 में जो घर इन्होंने लिया था उधर इनके साथ, ख़ास तौर पे इनकी बहनों के साथ बहुत सारे वाक़यात थे जो पेश आए थे। तो उनमें से ही कुछ वाक़यात मैं कोशिश करूँगा कि आपके साथ शेयर कर सकूँ। ये बताते हैं कि ये एक भाई, उसके अलावा इनकी 4 बहनें, इनके वालिदैन, इनके दादा दादी, ये पूरा एक कुंबा था इनका। और ये लोग रहीम यार खान में 2009 में जिस घर में शिफ्ट हुए थे वहाँ पे सबसे ज़्यादा वाक़यात इनकी जो सबसे छोटी बहन थी जिसका नाम फ़ायज़ा था उसके साथ पेश आए थे। इनकी जो सबसे छोटी बहन थी उस वक्त ये तकरीबन 8 या 9 साल की थी और अक्सर ऐसा होता था कि रात में वो उठती थी तो रोना शुरू कर देती थी या डरना शुरू कर देती थी। उसका ख्याल था कि उसको कोई आते जाते नज़र आता है या कोई ऐसा शख्स मौजूद है घर में जो सिर्फ उसको नज़र आता है। इसके अलावा इनकी जो छोटी बहन थी वो ये भी दावा करती थी कि अक्सर ऐसा होता है कि छत के ऊपर उसको महसूस होता है जैसे कोई चल रहा है, कोई वॉक कर रहा है या किसी चीज़ की आवाज़ है जो छत के ऊपर से आ रही है। जब मुसलसल उसकी कंप्लेंट्स बढ़ना शुरू हुई तो इन्होंने, जो इनकी सबसे बड़ी वाली बहन थी, उसकी ड्यूटी लगाई कि वो कोशिश करे हर वक्त छोटी बहन के साथ रहे और वो ऑब्ज़र्व करे कि वाकई में इस घर के अंदर इस तरह के वाक़यात और मामलात पेश आते भी हैं या नहीं। अब उसके बाद ये दोनों बहनें एक साथ रहने लगी और इन लोगों ने गौर करना शुरू किया। ख़ास तौर पे जो बड़ी बहन थी उसने ऑब्ज़र्व करना शुरू किया। तो वाकई में ऐसे हुआ कि एक रात 2 या 3 बजे का टाइम था और इनकी छोटी बहन सो चुकी थी। बड़ी बहन कंप्यूटर यूज़ कर रही थी या मोबाइल यूज़ कर रही थी। तो इसका जो कमरा था या इनका जो कमरा था उस कमरे से बाहर का हिस्सा यानी सहन का हिस्सा नज़र आता था और सहन के साथ ही सीढ़ियाँ बनी हुई थी जो ऊपर छत की तरफ जाती थी। कंप्यूटर या मोबाइल यूज़ करते करते इनकी बड़ी बहन ने जब बाहर की तरफ देखना शुरू किया या सहन पे नज़र डाली तो उसने देखा कि कोई एक लंबा सा आदमी है जो 7 या 8 फीट का है और वो स्टेयर्स पे से यानी छत की तरफ से चलना शुरू हुआ है नीचे की तरफ। इनकी बहन बताती है कि मैं मुसलसल उसको देख रही थी और जैसे ही मैंने उसको देखना शुरू किया तो उसके अगले लम्हे से या अगले सेकंड से ऐसा लग रहा था कि मेरी बॉडी पैरालाइज्ड हो चुकी है, मैं पजल्ड हो चुकी हूँ। ना मैं हिल पा रही थी, ना मैं कुछ बोल पा रही थी, ना मैं कुछ कह पा रही थी। हालांकि मैं चाहती थी मैं घर वालों को इन्फॉर्म करूं, ख़ास तौर पे अपने भाई को बताऊं या अपनी बहन को उठाऊं कि ये पता नहीं कौन आदमी है जो छत पे से नीचे उतरता हुआ आ रहा है। लेकिन चाहने के बावजूद भी ना मैं हिल पाई ना कुछ कर पाई और मेरे सामने देखते ही देखते वो जो शख्स था जो कि 7 या 8 फीट का था, इसके बहुत लंबे लंबे बड़े बड़े बाल थे, उसने बज़ाहिर काले कलर का एक ड्रेस पहना हुआ था, वो सीढ़ियों से उतरता हुआ सहन की तरफ आया और सहन की तरफ आते ही उसने मुझे देखा और मैंने उसको देखा। उसके बाद से बिल्कुल ऐसा लगने लगा कि मेरा आखिरी टाइम आ चुका है, मेरी सांसें रुकने लगी। मैं शदीद खौफ का शिकार थी। मेरे सामने ही सामने वो हमारे कमरे में एंटर हुआ और कमरे में जब वो एंटर हुआ तो एक अजीब सी शदीद बदबू थी जो मुसलसल मुझे आ रही थी। मेरे सामने ही उसने मेरी छोटी बहन को जाके प्यार किया या उसको देखा और उसको देखने के बाद देखते देखते वो सहन की तरफ गया और दीवार के आर पार गायब हो गया। जैसे ही वो जो हेवला था या वो जो भी मखलूक थी गायब हुई तो वैसे ही
इनकी जो बड़ी बहन थी उनके सेंसेस बहाल हुए, वो होश में आई, उनको अंदाज़ा हुआ कि उनके साथ क्या हुआ है। तब कहीं जाके उन्होंने अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने बड़े भाई को, सबको उठाया और सबको इन्फॉर्म किया कि ऐसे ऐसे एक आदमी ऊपर से आया था जो हमारी छोटी बहन के पास आया था, उसने इसको प्यार किया और प्यार करने के बाद वो सहन की तरफ गया और दीवार से आर पार हो गया। अब जब घर वालों को ये पहला वाक़या रिपोर्ट हुआ या इसकी कंफर्मेशन हुई तो सारे घर वालों ने सोचना शुरू कर दिया कि यकीनन ये जो छोटी बच्ची कहा करती थी इसमें कोई ना कोई सदाकत थी, कोई ना कोई ऐसा मामला था जो वाकई में इसके साथ दरपेश था। ये बताते हैं कि इसी तरह मुख्तलिफ छोटे छोटे वाक़यात होते रहे और उनमें एक बड़ा वाक़या इस तरह से हुआ कि एक दफ़ा मैं अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी गया हुआ था या तालीमी इदारे गया हुआ था और जब मैं वहाँ से वापस आया तो दोपहर के 1:30 या 2 बजे का टाइम था। जब मैं घर के अंदर एंटर हुआ तो अंदर एंटर होते ही सबसे पहले मेरी नज़र किचन पे पड़ी। तो किचन में मैंने देखा कि मेरी मदर वहाँ पे खड़ी हुई हैं, कुछ काम कर रही हैं। उनकी बैक साइड मुझे नज़र आ रही है, फ्रंट साइड उनकी अपोजिट डायरेक्शन में है, शायद खाना बना रही हैं या हमारे लिए कुछ बना रही हैं। मैंने ये देखा और देखने के बाद सलाम करता हुआ मैं वॉशरूम में चला गया। वहाँ जाके मैं फ़्रेश हुआ, चेंज वगैरह किया और जब चेंज करने के बाद मैं बाहर आया तो एकदम से हमारे घर का दरवाज़ा खुला और जब दरवाज़ा खुला तो मैंने देखा कि मेरी मदर, मेरी दोनों बहनें, मेरे फादर बाज़ार से आ रहे हैं और इनके हाथ में बहुत सारे शॉपर्स मौजूद हैं। ये बताते हैं कि जब मैंने अपनी मदर को, अपने फादर को, अपनी बहनों को सामान के हमला देखा तो मैं ये सोचने लगा कि हो सकता है मेरी मदर अभी बाज़ार गई हो जब मैं नहाने गया था और इसी दौरान ही मैं आ गई हूँ। लेकिन इतनी जल्दी कुछ मिनट के अंदर अंदर ये बाज़ार से कैसे होके आ सकती हैं और ये अकेली नहीं आई, इनके साथ फादर भी मौजूद हैं, दोनों बहनें भी मौजूद हैं। खैर कुछ देर तक मैं उनको देखता रहा, उसके बाद मैं उनसे पूछने लगा कि अभी आप किचन में क्या कर रही थी, जिस पे वो कहने लगी कि पिछले 1.5 से 2 घंटे से हम लोग बाज़ार गए हुए थे, हमें कुछ सामान लेके आना था, इसीलिए हम लोग चले गए थे और अभी कुछ देर पहले ही वापस आए हैं। ये बताते हैं कि जो इंसिडेंट था, ये हिला देने वाला इंसिडेंट था, नाकाबिल यकीन था। मैंने अपनी आंखों से देखा था कि जब मैं स्कूल से या कॉलेज से वापस आया था तो मेरी मदर काम कर रही थी और वो किचन में बिजी थी और उनके सामने ही मैं वॉशरूम चला गया था या फ्रेश होने के लिए चला गया था। अब अगर मेरी मदर काम नहीं कर रही थी तो वो फिर कौन औरत थी जो किचन में काम कर रही थी, या फिर वो कौन मखलूक थी जो मुझे नज़र आई थी। अभी जो 2 वाक़यात हो चुके थे ये हमें हिला देने के लिए या हमें सोचने पर मजबूर कर देने के लिए काफ़ी थे। लिहाजा उसके बाद से ही मेरे फादर ने सोचना शुरू किया कि अब इस घर में रहना ठीक नहीं है, बेहतर यही है कि हम अपना घर चेंज करें या किसी दूसरी जगह चले जाएं। अभी जबकि हम एक और घर तलाश कर रहे थे या शिफ्ट करने का सोच ही रहे थे कि इन्हीं दिनों एक हमारे पड़ोसी थे जो बहुत अच्छे पड़ोसी थे, दीनदार थे, पूरा का पूरा घराना इनका नमाजी परहेज़गार था। उन्होंने मेरे फादर से रब्ता किया और मेरे फादर से कहा कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है, अगर आपके पास टाइम है तो मेरे साथ ज़रा बाहर चलें। अब जब मेरे फादर ने उनकी ये बात सुनी तो मेरे फादर फ़ौरन से एक्टिव हो गए, उनसे कहने लगे कि चलें बाहर चलते हैं, बात करते हैं। और जब वो मेरे फादर के साथ बाहर गए तो बाहर जाके उन्होंने मेरे फादर से बोला कि आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी, अगर आप बुरा ना माने। जब उन्होंने इस तरह कहा तो मेरे फादर ने उनसे पूछा कि भाई ऐसा क्या मसला है या ऐसी क्या बात है कि आप मुझे बाहर लेके आए हैं। तो वो जो साहब थे, जो बड़े दीनदार थे, नेक थे, परहेजगार थे, उन्होंने कहा कि मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपकी जो बड़ी बेटी है उसको मना किया करें कि वो रात में 12-1 बजे के बाद छत पे नहीं टहला करे। मैं पिछले 4-5 दिनों से नोट कर रहा हूँ कि अक्सर वो शाम में, ख़ास तौर पे रात में छत पे खड़ी भी होती है और छत पे टहल रही होती है और टहल टहल के अपने बाल बना रही होती है। इतनी रात में आपकी बेटी का छत पे जाना या छत पे आके खड़े होना मेरे ख्याल में ठीक नहीं है। अब ये सुनने के बाद जो मेरे फादर थे उनको अजीब लगा, वो कहने लगे कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि इस घर में सबसे आखिर में मैं ही सोता हूँ और मेरे सामने सारे बच्चे सो जाते हैं और मुझे पता होता है मेरे बच्चे कहाँ पे मौजूद हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी बेटी छत पे आती है तो ये आपकी गलतफहमी है। मेरी बेटी बिल्कुल भी कतई तौर पे रात के टाइम में छत पे नहीं जाती। उसके बाद वो जो पड़ोसी थे उन्होंने भी ज़्यादा इसरार नहीं किया, वो कहने लगे कि मुझे ऐसा लगता था लिहाजा मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया, अब बाकी आप जाने, आपकी बेटी जाने।
अब ये जो वाक़या हुआ उसके 3-4 दिन बाद मेरी जो बड़ी खाला थी वो यहाँ पे रुकने के लिए आई हुई थी, और इत्तेफाक से उनकी रात के 2 या 3 बजे आँख खुली। और जब उनकी आँख खुली तो वो वॉशरूम की तरफ जा रही थी, और हमारे घर में जो वॉशरूम मौजूद था वो सहन से गुजरने के बाद कोने में आया करता था। खैर, जब हमारी खाला सहन में पहुंची तो सहन में पहुंचते ही उनकी नज़र छत की तरफ पड़ी, और उन्होंने देखा कि वाकई में जो मेरी बड़ी वाली बहन है वो छत के ऊपर खड़ी हुई है और मेरी खाला को देख के मुस्कुरा रही है। अब ये रात के 2 या 3 बजे का टाइम था, और मेरी खाला को बिल्कुल भी एप्रोप्रिएट नहीं लगा कि वो छत पे खड़ी हो या रात में इस टाइम पे छत पे जाए। लिहाजा उन्होंने उसी वक्त उसको डांटना शुरू किया। वो कहने लगी कि इतनी रात में तुम अकेली छत पे क्या कर रही हो, फ़ौरन नीचे आओ और आके सो जाओ। जब मेरी खाला ने मेरी बड़ी बहन को इस तरह से कहा तो जो मेरी बड़ी बहन थी उसने कोई जवाब नहीं दिया, ना वो नीचे आई, बल्कि मुसलसल वो खाला को देख के मुस्कुराती रही। अब जब मेरी बहन ने इतना स्ट्रेंज बिहेव किया तो अल्टीमेटली वो जो मेरी खाला थी वो वॉशरूम जाने के बजाय वापस कमरे की तरफ मुड़ी, और उन्होंने यही डिसाइड किया कि मेरे फादर को, मेरी मदर को उठाएं और उनको इन्फॉर्म करें कि आपकी बेटी छत पे खड़ी हुई है। खैर, बहरहाल वो जैसे ही वापस कमरे में आई और मेरे फादर को उठाने लगी तो मेरे फादर को या मेरी मदर को उठाते उठाते उनकी नज़र उनके बराबर में पड़ी। तो उन्होंने देखा कि मेरी वही बहन जो अभी इनको छत पे नज़र आई थी या इनको देख के मुस्कुरा रही थी, वही बहन वहाँ पे सो रही है, और उसको देख के ऐसा लग रहा है कि वो बड़ी गहरी नींद में और बहुत देर से सो रही है। ये देखने के बाद जो मेरी खाला थी उनको शौक लगा, उनकी समझ से बाहर था कि उनके साथ क्या हुआ है। और अभी कुछ सेकंड पहले इन्होंने इसी बहन को दूसरे कपड़ों के अंदर छत पे देखा था, और अब वो यहाँ पे आके सो रही थी। ये बताते हैं कि मेरी खाला को उसी वक्त अंदाज़ा हो चुका था कि छत पे जो इनको औरत या लड़की नज़र आई थी वो बेसिकली मेरी बहन नहीं थी, वो कोई और मखलूक थी। खैर, जब मेरी बहन को उन्होंने सोता देखा तो उन्होंने मेरे वालिद को ना उठाया, ना मेरी वालदा को उठाया, बल्कि वो वापस वॉशरूम की तरफ आई। और जब वो दोबारा वॉशरूम की तरफ आई तो उन्होंने दोबारा से छत पे नज़र डाली तो अगेन वही लड़की, वही औरत जो मेरी बहन के रूप में मौजूद थी वो छत पे खड़ी हुई थी और मेरी खाला को देख के मुस्कुरा रही थी, और एक उंगली उसने अपने होठों के दरमियान रखी हुई थी, जैसे कि वो मेरी खाला को इशारा कर रही हो या मेरी खाला को बोलना चाहती हो कि चुप रहो या खामोश रहो। ये देखने के बाद या ये मंज़र देखने के बाद जो मेरी खाला थी वो अल्टीमेटली वॉशरूम से होके आई, और वापस आने के बाद जो भी उनको आयत वगैरह आती थी वो आयत पढ़ी, उसके बाद वो सो गई। खैर, जब सुबह उनकी आँख खुली तो इस सारे वाक़ये का उन्होंने मेरे फादर से, मेरी मदर से जिक्र किया, तो तब जाके मेरे फादर को भी रियलाइज़ हुआ कि वाकई में ऐसा ही है कि अक्सर मेरी बहन के रूप में कोई लड़की या कोई औरत छत पे खड़ी होती है, और वो ना सिर्फ मोहल्ले वालों को नज़र आती है बल्कि अब तो मेरी खाला ने भी देख लिया है। ये बताते हैं कि ये जो वाक़यात थे ये काफ़ी थे कि हम उस घर को छोड़ दें, और ऐसा ही हुआ कि 3 से 4 दिन के अंदर अंदर हमें एक घर मिल गया, और जब हम उस घर में सेटल हुए या शिफ्ट हुए तो उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह ना मेरी छोटी बहन के साथ, ना मेरी किसी और बहन के साथ इस तरह के वाक़यात पेश आए, ना इस तरह के मामलात पेश आए। गैर आज की जो दूसरी स्टोरी है ये हमें नादिर साहब ने भेजी है, और ये बेसिकली जो जिक्र करते हैं घोटकी के कब्रिस्तान का जिक्र करते हैं। ये बताते हैं कि इनका ताल्लुक़ तो घोटकी से है, और अक्सर ऐसा होता है कि इनका जो काम है उस सिलसिले में इनको रात के 2 या 3 बज जाते हैं फ्री होते होते, और जब ये अपने काम से निकलते हैं तो अपने घर जाने के लिए ये बाइक का सहारा लेते हैं या बाइक इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो रास्ता है, इस रास्ते में तकरीबन 4 या 5 किलोमीटर का रास्ता है, और एक छोटा सा कब्रिस्तान भी आया करता है। ये बताते हैं इसी तरह सीज़न चल रहा था और रमज़ान के दिन थे। मैं तकरीबन रात के 2, सवा 2 बजे अपनी शॉप से या अपने कारोबार से निकला, और मेरा इरादा यही था कि मैं 15-20 मिनट में, आधे घंटे में बाइक चलाते हुए अपने घर पहुंच जाऊंगा। खैर, जैसे ही मैं अपने घर के लिए निकला या कब्रिस्तान के करीब पहुंचा तो मैंने देखा कि वो जो कब्रिस्तान है जो रास्ते में आया करता है, वहाँ पे उस कब्रिस्तान के बाहर बहुत सारे 3-3, 4-4 फीट के बच्चे हैं जिन्होंने सबने एक जैसे वाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं, और बज़ाहिर चेहरे से वो एक्सट्रीम गोरे लग रहे हैं। उनकी जो आंखें हैं वो कुंजी आंखें हैं, नॉर्मल आंखें नहीं हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि बड़े हसीन व जमील बच्चे हैं, और सारे के सारे एक जैसे हैं, एक जैसी ड्रेसिंग है। और उस कब्रिस्तान के गेट के बाहर वो लोग खेल रहे हैं या कोई ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं।
अब आम तौर पे इस इलाके में, इस एरिया में, ख़ास तौर पे कब्रिस्तान के बाहर आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि इतने इतने से छोटे छोटे से बच्चे एक साथ जमा हो जाएं। अगर हो भी जाएं तो कम से कम रात के इस टाइम में आप एक्सपेक्ट नहीं करते। खैर बहरहाल मैंने उन बच्चों को देखा और थोड़ी देर के लिए मैंने बाइक रोकी और मैंने सोचा कि मैं उनसे पूछूं कि तुम लोग इतनी रात में यहाँ पे कैसे आए हो, क्या कर रहे हो, किसके पास आए हुए हो। क्योंकि एक फैक्टर ये भी होता है कि गोरकन के बच्चे होते हैं तो वो आम तौर पे घूम रहे होते हैं, लेकिन इतनी रात में वो भी नहीं घूमा करते। खैर काफ़ी देर सोचने के बाद मैंने बाइक दोबारा स्टार्ट की और मैं अपने घर की तरफ निकल गया। लेकिन ये जो केस था या ये जो सिनेरियो था मेरे जहन में सेव रहा। इसी तरह अगले दिन हुआ कि मैं रात में तकरीबन 1:45-2 बजे अपनी शॉप से, अपने कारोबार से निकला और अगेन जब मैं उसी रास्ते से आ रहा था तो सेम जगह पे, सेम प्लेस पे वही सारे बच्चे उतनी ही तादाद में, वैसे ही कपड़ों में, वैसे ही शक्ल सूरत के साथ वहाँ पे खेल रहे हैं। अब जब मैंने दूसरे दिन देखा तो अल्टीमेटली मेरे अंदर एक चाह जागी कि मैं अंदर जाता हूँ, कम से कम इनके पेरेंट्स को या गोरकनों को इन्फॉर्म करता हूँ कि भाई तुम्हारे बच्चे इतनी रात में निकले हुए हैं और इस तरह कब्रिस्तान के सामने खेलना या कब्रिस्तान में मौजूद होना ठीक नहीं है। ये बताते हैं कि जैसे ही मैं आगे बढ़ा और मैंने सोचा कि जो गोरकन वगैरह के घर हैं उस तरफ जाता हूँ, तो कब्रिस्तान के अंदर एंटर होते ही मैंने देखा कि अंदर की तरफ इसी तरह के कपड़ों में, इसी तरह के लिबास में और तकरीबन इसी तरह की शक्ल वाले बहुत सारे लंबे लंबे लोग खड़े हुए हैं। जैसे कि छोटे छोटे बच्चे मुझे बाहर नज़र आ रहे थे जो 2-2, 3-3 फिट के थे, वैसे ही तकरीबन 8-8, 9-9 फिट के बहुत लंबे लंबे लोग हैं जो अंदर भी मौजूद हैं और वो किसी एक ख़ास कब्र के सामने या उसके करीब मौजूद हैं और उसके अतराफ़ में जमा हैं। अब ये बताते हैं कि आम तौर पे इतने लंबे लोग नहीं हुआ करते। ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी का कद होगा तो 6 फिट होगा, 6 फिट 2 इंच होगा या 6.5 फिट होगा। लेकिन ये जितने भी लोग मुझे नज़र आ रहे थे, एक तो ये सब तैयार थे, यानी कि सब ने वाइट कलर के कपड़े पहने हुए थे। उसके बाद इनकी जो हाइट थी वो कम से कम 7 फिट से ऊपर थी। अब जब मैं अंदर एंटर हुआ तो ऐसा लगा कि सबको पता चल गया है कि मैं कब्रिस्तान के अंदर आ गया हूँ या अंदर एंटर हो गया हूँ। तो इन्हीं लोगों में एक बंदा खड़ा हुआ था, वो और ज़्यादा लंबा था। वो मुझे हाथ का इशारा करने लगा जैसे कि वो मुझे कह रहा हो कि इस तरफ ना आओ या आगे ना बढ़ो। ये बताते हैं कि जब मैंने उसको इस तरह से देखा या उसका इशारा देखा तो अल्टीमेटली मैं वहीं रुक गया और मुझे अंदाज़ा हो गया कि मैं शायद जिस महफ़िल में आ चुका हूँ या जहाँ पे मैं आ चुका हूँ ये इंसानों की महफ़िल नहीं है। ये जितने भी लोग हैं या जितनी भी मखलूक़ात हैं जो मुझे नज़र आ रही हैं ये जन्नात हैं। और जैसे ही मुझे अंदाज़ा हुआ तो जो भी आयत वगैरह आती थी वो ज़ेर लब मैंने पढ़ना शुरू की और आहिस्ता आहिस्ता करके दबे कदमों के साथ पीछे की तरफ मुड़ा और आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी बाइक बाहर निकाली। और जब मैंने बाहर बाइक निकाली तो वो जो बच्चे थे जो कब्रिस्तान के गेट के बाहर खेल रहे थे वो मुझे इशारा करने लगे कि जैसे वो भी चाहते हो कि मैं फ़ौरन यहाँ से चला जाऊँ। ये बताते हैं कि जैसे तैसे मैंने उन बच्चों को क्रॉस किया। उनको क्रॉस करने के बाद मैं पूरे रास्ते सोचता रहा कि मेरा सामना किस मखलूक से हुआ था और जब मैं घर पहुँचा तो मुझे शदीद बुखार हो चुका था। ये बताते हैं कि मैंने करीबी जो इमाम साहब थे या जो भी मस्जिद थी उनसे रब्ता किया और उनको सारा का सारा वाक़या बताया। तो ये सारा वाक़या सुनने के बाद वो जो इमाम साहब थे वो कहने लगे कि असल में रात का टाइम था और ये दीगर मखलूक़ात का टाइम हुआ करता है। अव्वल तो कभी भी आपको इस तरह के रास्ते में या इस तरह के कब्रिस्तान के बाहर बच्चे नज़र आएँ तो आप कोशिश करें कि उनको नज़रअंदाज कर दें। और अगर आप उनके सामने से गुज़र भी रहे हैं या वो आपको देख भी रहे हैं तो सलाम करते हुए आगे बढ़ जाएं। अगर आप सलाम करते हुए आगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह वो आपको कभी भी ना तंग करेंगे ना परेशान करेंगे। और अगर आप इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करेंगे या आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे या उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो उनको लगेगा कि आप उनके अंदर इंटरफेयर कर रहे हैं या उनकी बातों में घुसना चाहते हैं या उनके बारे में जानना चाहते हैं। तो अल्टीमेटली उनका जो रिस्पॉन्स होगा वो वैसे ही होगा जैसा आपके साथ हुआ। ये बताते हैं कि उसके बाद भी अक्सर ऐसा होता कि मैं लेट नाइट निकलता, उसी रास्ते से जाता और अक्सर मुझे वो बच्चे वहाँ नज़र आते, लेकिन मैं वहाँ से चुपचाप गुजर जाता या सलाम करते हुए गुजर जाता। और अल्लाह का शुक्र है कि ना मुझे कभी कोई नुकसान पहुँचा, ना कोई मसला हुआ, ना किसी भी किस्म की परेशानी हुई। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ जो भी स्टोरीज़ मैंने शेयर की हैं ये सारी की सारी स्टोरीज़ आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें
दुआ करें कि अल्लाह मुझे, मेरी फ़ैमिली को, हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, सलामती दे और खुशहाल रखे। अगली अपलोड तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।